जय भारत एंड हेलो डियर अद्वितियंस। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नाउ फ्रेंड्स, इस चैप्टर के 4 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सोर्सेस ऑफ लाइट के बारे में, सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में, थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स की इमेजेस होती हैं और प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। और फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो कॉन्केव मिरर्स क्या होते हैं और कॉन्केव मिरर से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, और हमने डिस्कस किया था कॉन्केव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट कॉन्वेक्स मिरर्स। ओके, सो कॉन्वेक्स मिरर्स कैसे फॉर्म होते हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स जो है फ्रेंड्स वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कॉन्केव मिरर, सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्केव मिरर से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ओके, सो कॉन्वेक्स मिरर बेसिकली कैसे फॉर्म होता है। सो अगेन फ्रेंड्स, हम ये समझेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा सा स्फीयर है और एक होलो स्फीयर है। अब ये जो स्फीयर है फ्रेंड्स, इसको अगर मैं ये पोर्शन अगर कट कर दूंगा और उसको अगर मैं साइड में निकाल लूंगा तो ये मुझे एक शेप मिल जाएगा। अब मैं अगर उसका जो बैक साइड है, अगर इसके ऊपर मैं सिल्वरिंग कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। सिल्वरिंग करना क्या होता है फ्रेंड्स, सो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि सिल्वरिंग करना मतलब जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो बैक साइड होगा उसके ऊपर हम सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम का कोटिंग कर देते हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिल्वर और जो एल्यूमिनियम का जो हमारे पास कोटिंग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके ऊपर किसी कलर का कोटिंग भी कर देते हैं। ठीक है, और ये सिल्वरिंग बेसिकली करते क्यों है, सिल्वरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रिपेयर करना चाहते हैं, मतलब हम यहाँ पे एक ओपेक मीडियम क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, सो जब लाइट रे इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगा तो वहां से मोस्ट ऑफ द लाइट की जो एनर्जी होगी वहां से रिफ्लेक्ट हो, इसलिए हम यहाँ पे ओपेक मीडियम को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है फ्रेंड्स। ओके, सो अ स्फेरिकल मिरर, a spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड साइड में अगर कर्व्ड है फर्स्ट, दैट इज इफ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अगर आउटर सरफेस के ऊपर से जो हमारा मिरर है उसकी जो आउटवर्ड सरफेस है वहां से अगर जो आउटवर्ड सरफेस है वहां से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो जो मिरर है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। ओके, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉन्वेक्स मिरर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कॉन्केव मिरर से जुड़ी हुई जो टर्म्स है वो हमने डिस्कस कर ली है लास्ट लेक्चर में। तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के इसमें कुछ टर्म्स जो होगी वो सेम होगी, कुछ जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो पहले वो डिस्कस करते हैं। पहले ही समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बड़ा सा स्फीयर है जिसमें से हमने कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को प्रिपेयर किया था। ओके, सो अगर मुझे यहाँ से कॉन्वेक्स मिरर प्रिपेयर करना, मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा इस तरीके से। ओके, तो इस पोर्शन को मैं यहाँ पे बाहर निकाल लूंगा, और क्या करेंगे, बाहर निकालने के बाद उसके ऊपर सिल्वरिंग, उसका जो बैक साइड है उसके ऊपर हम सिल्वरिंग कर देंगे। ओके, सो फर्स्ट टर्म ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब हमारा जो स्फेरिकल मिरर है वो जिस स्फीयर से बना हुआ होगा वो स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होगा वो जो स्फीयर है उसका जो सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। यहाँ पे एक बात समझिएगा फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं कॉन्केव मिरर के लिए तो मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर है, तो ये हो गया उसका जो लाइंस ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं कि यहाँ पे सिल्वरिंग किया हुआ है। तो ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा फ्रेंड्स वो कुछ इस तरीके से उसका स्फीयर बनेगा। ठीक है, ये अप्रॉक्स स्फीयर है, समझ लेना। ओके, तो इसका सेंटर जो है यहाँ पे होगा, मतलब जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसकी बैक साइड के ऊपर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर की, ओके, तो ये कॉन्केव मिरर हो गया, उसकी बैक साइड के ऊपर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सिल्वरिंग कर दिया। ओके, तो उसका जो स्फीयर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, उसका स्फीयर है। ठीक है,
तो इसका ये बन जाएगा सेंटर, ये भी सी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी सी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लेकिन ये जो सेंटर होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस साइड पे है उसी साइड के ऊपर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कॉनकेव मिरर में, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बैक साइड के ऊपर होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सेकेंड डेफिनेशन है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर? सो the radius of the hollow sphere of which the reflecting surface of the spherical mirror is a part is called radius of curvature। अगेन फ्रेंड्स, हमारा जो स्फीयर होगा, जिस स्फीयर में से हमने कॉन्वेक्स मिरर को प्रिपेयर किया होगा, तो उस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, हमारा कॉन्वेक्स मिरर हमने जिस स्फीयर से प्रिपेयर किया हुआ होगा उस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर। तो ये जो दोनों डेफिनेशन है फ्रेंड्स, वो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए सेम ही है, लेकिन जो उनका पोजीशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका जो पोजीशन है वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंट है, ये आपको याद रखना है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज जो आगे वाली टर्म है उसको समझने के लिए हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है पोल। क्या होगा पोल? सो द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोल, ठीक है। अगेन फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए सेम ही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस? देखिए, उसका भी डेफिनेशन जो है वो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए सेम ही होगा डेफिनेशन, लेकिन जो पोजीशन है उसका जो प्लेस है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। पहले ही समझते हैं क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस। सो द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल पी दोनों में से पास होने वाला जो एक इमेजिनरी लाइन होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। एक स्ट्रेट लाइन होगा जो इमेजिनरी होता है, ऐसा लाइन आपको कभी दिखता नहीं है। अगर आपके सामने कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ होगा तो आपको ये लाइन वहां पे दिखने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉनकेव मिरर के केस में सी जो है वो क्योंकि उस साइड होता है, मतलब जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस साइड के ऊपर होता है, ठीक है, इसलिए जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो उस साइड बनेगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसकी बैक साइड के ऊपर आपका प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज एपरेचर। अगेन ये तो दोनों के लिए सेम ही होगा। क्या होगा एपरेचर? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर। जो हमारा मिरर है उसका जो डायमीटर होगा, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका जो डायमीटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एपरेचर, ओके। या फिर सर्कुलर एज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एपरेचर ऑफ द मिरर, क्लियर। ये तो दोनों के लिए सेम ही है डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। अगेन ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के केस में ये जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट होगा। कैसे होगा समझते हैं। क्या होगा पहले प्रिंसिपल एक्सिस देखिए, that if a beam of light parallel to the principal axis falls on a convex mirror, all the rays after reflection appear to meet at a point on the principal axis। समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर है, ओके। अब क्या लिखा है? इफ अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब पहले हम यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट पी और सी में से पास होने वाली जो इमेजिनरी लाइन है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सो इफ अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर, तो ये हमारा लाइट रे जो है, बीम ऑफ लाइट जो है वो उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। ये लाइट रे जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर जो है उसके ऊपर फॉल कर रहे हैं। तो क्या बोला है? इफ अ बीम ऑफ लाइट parallel to the principal axis falls on a concave mirror, all the rays after reflection, अब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रेज इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्ट करेंगे, तो मान लीजिए लाइट रेज जो है वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं, ओके। अब आप फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिए, तो जो हमारे तीनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं तीनों क्या है? पैरेलल नहीं है, ये आगे चलते हुए डाइवर्स हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे से वो दूर जा रहे हैं। अगर लाइट रेज आगे चलते हुए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं मतलब वो आगे चलते हुए किसी पॉइंट के ऊपर मीट नहीं करेंगे। अगर किसी पॉइंट के ऊपर मीट नहीं करेंगे तो हमें वहां पे कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन
यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो 3 लाइट रेज, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, वो आगे चलते हुए क्या और जा रहे हैं, एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, मतलब वो है डाइवर्जेंट लाइट रेज, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये लाइट रेज को अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करूंगा तो हम देखेंगे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। ओके, सो ऑल द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट का मतलब क्या होगा, वो एक्चुअल में मीट नहीं करते हैं। एक्चुअल में तो लाइट रेज जो है वो एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, दे आर डाइवर्जेंट लाइट रेज, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो हम देखेंगे कि वो आगे चलते हुए किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट के ऊपर हमारे लाइट रेज मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस एफ। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में मेन डिफरेंस क्या होगा एफ के केस में, कि एफ जो है यहाँ पे, मतलब ये जो लाइट रेज जो एफ के ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं वो इमेजिनरी लाइट रेज होंगे, एक्चुअल लाइट रेज नहीं होंगे। लेकिन कॉन्केव के केस में एक्चुअल लाइट रेज जो है एफ के ऊपर मीट करते हैं, फर्स्ट। सेकेंड डिफरेंस क्या होगा, अगेन जैसे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसी तरीके से प्रिंसिपल फोकस जो है वो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बैक साइड के ऊपर होगा। लेकिन कॉन्केव के केस में जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस साइड पे होती है उसी साइड के ऊपर हमको एफ जो है वो एफ पॉइंट मिलता है। क्लियर? ओके, सो ये बात हो गई प्रिंसिपल फोकस के बारे में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक और डेफिनेशन, वो है फोकल लेंथ। क्या होता है फोकल लेंथ? सो वो भी डेफिनेशन दोनों के लिए सेम ही है। क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मतलब ये हमारा पोल हो गया, ये है हमारा प्रिंसिपल फोकस। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस एफ, सॉरी प्रिंसिपल फोकल लेंथ एफ। ओके, सो पोल और प्रिंसिपल फोकस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ एफ। अगेन फ्रेंड्स, फोकल लेंथ जो है वो कॉन्वेक्स के केस में पीछे आप होगा और कॉन्केव के केस में हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस साइड पे है उसी साइड के ऊपर हमें एफ का वैल्यू मिलेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमारा फोकल लेंथ बैक साइड के ऊपर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, तो हमारा जो एफ होगा, मतलब जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बैक साइड के ऊपर ही हमें मिलेगा। क्लियर? तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है उसका हमने पी एफ एंड सी ड्रॉ कर दिया। पी मतलब पोल, एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस एंड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और हमने ड्रॉ कर दिया है एक प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब हमारी इमेजिनरी लाइन जिसके ऊपर हमें पी एफ एंड सी मिलेंगे। अब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ फ्रेंड्स। ये लाइन क्या है? ये लाइन जो है आपको अगर शायद याद होगा तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हमारा स्फीयर होगा, स्फीयर का किसी भी पॉइंट तक अगर एक लाइन ज्वाइन करते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फीयर के किसी भी पॉइंट के ऊपर, स्फीयर की जो सरफेस है उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन क्या होगी, उस पॉइंट के लिए नॉर्मल बनेगी। मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट के लिए ये लाइन जो है उसका नॉर्मल होगी। कैसे होगी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आई थिंक इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर वाला जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, उसमें डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ से उसको देख लिए, तो क्या होगा कि आपको जो बेसिक फंड है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हमारा स्फीयर बनता है, स्फीयर की जो सरफेस होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट तक अगर हम कोई भी लाइन को ड्रॉ करेंगे तो उसका रेडियस होगा, ठीक है, वो रेडियस भी उसके लिए क्या बनेगा, उसका नॉर्मल बनेगा। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है अब आपको पता होगा। ओके, सो मान लीजिए कि एक लाइट रे जो है इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, मतलब जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके किसी पॉइंट के ऊपर हमारा लाइट रे जो इंसिडेंट हो रहा है। लेकिन अगर हम ये जो लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है उसको अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो लाइट रे है वो एफ में से पास होता जा रहा है। एक्चुअल में वो एफ के ऊपर इंसिडेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो एफ में से पास हो रहा है। ठीक है, तो अगर लाइट रे, फर्स्ट रूल ये है कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस जो होता है अगर उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही जाएगा। क्लियर? तो इंसिडेंट रे अगर ऑन द पॉइंट एफ है तो वो रिफ्लेक्ट करेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल है कि अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, हमने ड्रॉ कर दिया पी एफ एन सी और वहां से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है, तो जब लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगा, जब लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगा तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन
इस तरीके से पास होगा कि अगर हम उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो वो एफ में से पास होता हुआ हमें दिखेगा, या फिर हमें ऐसा लगेगा कि वो एफ से निकल के आ रहा है। हमें बेसिकली ये लगेगा कि जो हमारा लाइट रे है, अगर लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमें ये लगेगा कि हमारा लाइट रे जो है वो एफ में से निकल के आ रहा है, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो एफ में से निकल के आ रहा है, हमें ऐसा लगेगा। क्लियर? तो देखिए अगेन ये दोनों जो केसेस है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर इंसिडेंट हो रहा है एफ के ऊपर तो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर वो इंसिडेंट हो रहा है लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्लेक्ट होके जाएगा एफ में से, मतलब एफ में से निकल रहा है, ऐसा हम ऑब्जर्व यहाँ पे करेंगे। क्लियर? थर्ड डिस्कस करते हैं। सो थर्ड के लिए अगेन हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लिया, उसके लिए पी एफ एंड सी ड्रॉ कर लिए। ओके, अब अगेन यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया है एक नॉर्मल। ओके, तो जब हमारा लाइट रे नॉर्मल के ऊपर ही इंसिडेंट होगा, देखिए ये लाइट रे जो है वो नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, और अगर लाइट रे कभी भी नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगा, जिस डायरेक्शन से हमारा लाइट रे आया था वो लाइट रे उसी पाथ को रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करना मतलब जहां से आया था उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। तो जो हमारा लाइट रे है, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है ना, उसको अगर हमने आगे जाके एक्सटेंड किया तो हम देखेंगे ये कि वो सी में से पास हो रहा है, फिर सी के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। तो मतलब हमारा लाइट रे जो है वो नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, और अगर कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका पाथ रिट्रेस करेगा, मतलब जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। ठीक है? और फोर्थ केस क्या है, अगर हमारे पास यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, पी एफ एन सी हमें ड्रॉ कर दिए, ये ड्रॉ कर दिया हमने नॉर्मल। अब अगर जो हमारा लाइट रे है वो P के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, एक लाइट रे जो है वो P के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, तो P और लाइट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस I। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमें पता है कि जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो हमारा लाइट रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा कि ये I जो है और ये जो एंगल R है दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब जितना I होगा उतना ही R का वैल्यू होगा। इस तरीके से हमारा लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगा जब वो P के ऊपर इंसिडेंट करेगा। क्लियर? तो ये 4 इंपॉर्टेंट रूल है रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए फॉर कॉन्वेक्स मिरर्स। ओके, अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कि कॉन्वेक्स मिरर जो उससे हम इमेज का फॉर्मेशन कैसे कर पाएंगे। तो समझते हैं, मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, अगेन ये उसके पी एफ एंड सी हो गए। ओके, अब जब कॉन्वेक्स मिरर हमने ले लिया है तो हम उससे जुड़ी हुई कुछ टर्म्स को भी यहाँ पे नोट करेंगे कि हमें क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, मतलब इमेज हमें फॉर्म करना है कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्म करने के लिए हमें सामने ऑब्जेक्ट तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करते जाएंगे कि हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर के सामने हमें किसी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है। सेकंड हम नोट करेंगे पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब जब हमने कॉन्वेक्स मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो हम ऑब्जर्व करेंगे। सेकेंड, साइज ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में जो इमेज का साइज है वो कैसा होगा, हम ये भी नोट करेंगे। और लास्ट में हम नोट करने वाले हैं नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज मतलब वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, रियल है कि इन्वर्टेड है, ये पॉइंट हम यहाँ पे नोट करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है एट इन्फिनिटी, मतलब हम हमारा जो ऑब्जेक्ट उसको रखते हैं इन्फिनिटी के ऊपर। अब मिरर के लिए इन्फिनिटी क्या होगा, अगेन फ्रेंड्स हमने लास्ट से में डिस्कस किया था कि इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि हमें मून के ऊपर लेके जाना है किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, मिरर जो है उसका जो फोकल लेंथ होता है उससे अगर थोड़ा ज़्यादा आप ले लेंगे, मतलब अगर 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो उससे 10 गुना ज़्यादा अगर आपने ले लिया, 150 सेंटीमीटर या फिर 300 सेंटीमीटर या फिर मतलब 3 मीटर, अगर आपने इतना दूर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया है ना तो भी इसके लिए वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के ऊपर रखते हैं तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट डिस्टेंस के ऊपर है तो वहां से आने वाले लाइट रेज जो होंगे वो ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगे। ठीक है, तो लाइट रेज जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं आ रहा है लेकिन जो लाइट रेज है वो अगर एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, तो भी हमारा जो इमेज है वो एफ के ऊपर ही फॉर्म होगा। यहाँ पे हमने ऐसा केस ध्यान में लिया है जिसमें जो लाइट रेज इंसिडेंट हो रहे हैं इन्फिनाइट डिस्टेंस से, अगर कोई लाइट रेज आ रहे हैं, ठीक है, तो वो लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही हैं। लेकिन अगर इंसिडेंट लाइट रेज जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, वो आ रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस से,
लेकिन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, लेकिन वो जो लाइट रेज आ रहे हैं वो तीनों 4, 5 या फिर जितने भी लाइट रेज आ रहे हैं वो सारे लाइट रेज अगर एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, तो उस केस में भी हमारा जो इमेज होगा वो कहाँ फॉर्म होगा, हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये जो हमारा लाइट रेज जो इंसिडेंट हो रहे हैं, ओके, सो ये हो गया उसका उनका रिफ्लेक्शन। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा जो लाइट रे है, जो इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है, वो रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बन रहा है। मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट रेज जो है वो एक दूसरे के दूर जा रहे हैं। तो अगर लाइट रेज डाइवर्जेंट लाइट रेज है, मतलब वो आगे चलते हुए किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट नहीं करेंगे, और अगर वो किसी पॉइंट के ऊपर मीट नहीं करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है, डाइवर्जेंट रेज है, रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट जो है वो डाइवर्जेंट है, और अगर हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है तो हम क्या करते थे, हम उसको बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करते थे। तो जब हम ये तीनों लाइट रेज को, जो हमारे तीनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, उनको जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो तीनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करने से वो किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। अगेन ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो क्या है, इमेजिनरी लाइन्स है। एक्चुअल में ऐसी लाइन्स कभी होती नहीं है, मतलब लाइट रेज कभी यहाँ से पीछे जाते ही नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व करेंगे, अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर, और जब हमें उसका इमेज मिलेगा तो हमें ये लगेगा कि जो इमेज है वहां से लाइट रेस निकल के आ रही हैं वो एक्चुअल में एफ से आ रही है, ऐसा हमें लगेगा। ठीक है, तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट फोकस एफ। ठीक है, साइज क्या होगा, सो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर है उससे हमें इमेज कहाँ मिल रहा है, पॉइंट एफ के ऊपर ही मिल रहा है, इतना छोटा इमेज मिल रहा है। ओके, सो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, कितना, पॉइंट साइज बहुत छोटा। ठीक है, अब नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो फ्रेंड्स नेचर हमें कैसे पता करेंगे, तो हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम लाइट रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, जब हम इमेजिनरी रेज का यूज करते हैं, तो इमेजिनरी रेज से जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, वो ऑलवेज वर्चुअल ही होगी। ओके, सो हमारा नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, और अगर इमेज वर्चुअल फॉर्म हो रही है तो वो ऑलवेज इरेक्ट ही होगी। ओके, सो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड केस की बात करते हैं। ओके, सो अगेन हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसके लिए हमने PFNC ड्रॉ कर दिया। ओके, अब उसके लिए भी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये 4 चीजें नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट क्या नोट करेंगे, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेकेंड पोजिशन ऑफ द इमेज, थर्ड साइज ऑफ द इमेज, एंड लास्ट में नेचर ऑफ द इमेज। ओके, सो अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा क्लोज ला रहे हैं। पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर, अब हम ऑब्जेक्ट को क्लोज करके मिरर के थोड़े करीब ला रहे हैं। ठीक है, जैसा हमने कॉनकेव मिरर के केस में भी किया था कि फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर, और फिर धीरे धीरे हम हर केस के अंदर ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द मिरर ला रहे थे। ठीक है, तो सिमिलर हम यहाँ पे भी करने वाले हैं कि हमारा जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो होगा एनीवेयर बिटवीन इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड पोल। मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस और ये पोल P दोनों के बीच में हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट AB है, इसको हमने नाम दे दिया AB। ओके, अब हमारे पास जो 4 रूल्स थे उसमें से हम कोई भी 2 लाइट रेज को यूज कर सकते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें सिर्फ 2 लाइट रेज का रिक्वायरमेंट होता है। अगर इससे ज़्यादा आप लो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 लाइट रेज का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, सो मान लीजिए कि जो पॉइंट A है वहां से एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रहा है। बोलिए तब कहां से रिफ्लेक्ट करेगा, ऑब्वियसली वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा कि अगर उसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो वो F में से पास होता हुआ हमें लगेगा। मतलब हमें ये समझ में आएगा कि जो लाइट रे है वो F में से निकल के आ रहा है। ये फर्स्ट लाइट रे। सेकेंड लाइट रे जो है वो कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगा, देखिए अब लाइट रे जो इंसिडेंट हो रहा है वो उसी डायरेक्शन में वापस जा रहे हैं। हमारा फिर से देखिए, लाइट रे जो इंसिडेंट हो रहा है वो उसी डायरेक्शन में वापस जा रहा है। ठीक है, अगर लाइट रे जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी डायरेक्शन में वापस जा रहा है, उसका मतलब क्या होगा कि अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे, पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, तो हमें देखेंगे कि हमारा जो लाइट रे है वो सी में से निकल के आ रहा है। ओके, तो हमें ये लगेगा बेसिकली कि हमारा लाइट रे जो है वो हमारा लाइट रे जो है वो एक्चुअली सी में से निकल के आ रहा है, हमें ऐसा लगेगा। क्लियर, तो देखिए एक लाइट रे इधर जा रहा है, एक लाइट रे इधर जा रहा है। ठीक है, अगेन दोनों जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या है, वो
एक दूसरे के क्लोज नहीं जा रहे हैं, मतलब दे आर डाइवर्जेंट लाइट रेस, मतलब वो आगे चलते हुए मीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी एक पॉइंट के ऊपर दोनों लाइट रे मीट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर हमें हमारा जो पॉइंट ए है उसका इमेज हमें ए डैश मिल जाएगा, और उसी तरीके से हमें पूरा जो ऑब्जेक्ट ए बी है उसका इमेज ए डैश बी डैश हमें मिल जाएगा। क्लियर? तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हुई? बिहाइंड द मिरर। देखिए मिरर के पीछे मिल रहा है, बिहाइंड द मिरर बिटवीन द पोल एंड द फोकस। फोकस और पोल, देखिए पी और एफ दोनों के बीच में ही हमें हमारा जो इमेज है वो मिल रहा है। ओके, और साइज ऑफ द इमेज अगेन क्या है? डिमिनिश, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में हमारा जो इमेज उसका साइज क्या है? कम है। लास्ट इज नेचर ऑफ इमेज। बोलिए अब ये क्या होगा? ऑब्वियसली इमेजिनरी लाइट रेज यहाँ पे मीट कर रहे हैं, मतलब वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो फ्रेंड्स कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन के लिए दो ही केसेस हैं। फर्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर, और सेकंड केस में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं एनीवेयर बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल पी। अब ध्यान से यहाँ पे एक बात देखिए फ्रेंड्स कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट के ऊपर रखा था तो हमें इमेज मिला था यहाँ पे। जब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा क्लोज लाए तो इमेज हमें थोड़ा मिरर के नजदीक मिला। मतलब यहाँ से एक बात हम समझ सकते हैं कि अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट को कभी भी कहीं भी रखा हुआ है तो जितना हम ऑब्जेक्ट को क्लोज करते जाएंगे उतना इमेज जो है वो भी क्लोज आता जाएगा। जो मिरर है उससे हम ऑब्जेक्ट को जितना क्लोज लेके जाएंगे उतना ही उसका इमेज जो है क्लोज आ रहा है। फर्स्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उस केस में हमें जो इमेज का साइज होगा वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा ही होगा। दोनों केस में देखिए हमें फर्स्ट केस में क्या मिला था? हाईली डिमिनिश। सेकंड केस में मिला हमें साइज ऑफ द इमेज डिमिनिश, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है उससे कम। तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखो, जो इमेज हमें मिलेगा वो फर्स्ट तो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा, सेकंड उसका साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट की साइज से कम ही होगा, और जितना आप मिरर से क्लोज करते जाओगे ऑब्जेक्ट को उतना ही उसका इमेज जो है आपको क्लोज मिलेगा। कॉन्केव के मिरर में क्या हो रहा था? याद कीजिए फ्रेंड्स, कॉन्केव के मिरर में क्या हो रहा था? जितना आप ऑब्जेक्ट को मिरर के क्लोज ला रहे थे इमेज ऑलवेज उससे दूर जा रहा था। सिर्फ एक लास्ट केस को छोड़ दीजिए, 6 जो केस था उसको छोड़ दीजिए, जब हमने ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा था कॉन्केव मिरर के केस में, उसको छोड़ दीजिए तो बाकी 5 केस में क्या हो रहा था? जितना आप ऑब्जेक्ट को क्लोज करेंगे मिरर के उतना ही इमेज जो उससे दूर भागेगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जो है वो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको याद रखना है। क्लियर? अब ये जो फ्रेंड्स हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है उसका अगर हम समरी उसका जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर है उसको अगर हम समराइज करें तो हमने ऑब्जेक्ट को पहले कहाँ रखा था? एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ मिला? एट फोकस एफ। ऑब्जेक्ट रखा एट इन्फिनिटी, इमेज मिला एट फोकस एफ, और साइज क्या हुआ? हाईली डिमिनिश्ड। नेचर हो गया उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोनों केस में हमें इमेज कैसे मिलते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोनों केस में हमें इमेज का साइज कैसे मिलता है? छोटा ही मिलता है, मतलब डिमिनिश्ड मिलता है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है एट इन्फिनिटी तो इमेज मिलेगा हमें पॉइंट एफ के ऊपर, और इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो उसका इमेज भी हमें ऑलवेज पी और एफ के बीच में हमें मिलेगा। क्लियर? हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा हमें जो इमेज मिलेगा वो एफ एंड पी के बीच में ही मिलेगा। डन? अब फ्रेंड्स ये जो कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पे होता है? सो बेसिकली हमारी कार या फिर बाइक का जो मिरर होता है ना, साइड मिरर जो होता है, ठीक है, वहां पे हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। क्यों उसका यूज करते हैं? तो उसका फर्स्ट रीजन तो ये है फ्रेंड्स, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना वो आपको ऑलवेज इरेक्ट इमेज देगा। अगर हम यहाँ पे कॉन्केव का यूज करेंगे, अगर कॉन्केव का हम यूज करेंगे तो क्या होगा? हमें इन्वर्टेड इमेज मिलेगा, उल्टा इमेज मिलेगा। ठीक है, तो जरा इमेजिन कीजिए क्या होगा अगर आपको इमेज इन्वर्टेड मिल रहा है। अगर आप ग्लास में देख रहे हो, कार चला रहे हो, अगर आप ग्लास में देख रहे हो, इमेज अगर ऑपोजिट है तो क्या लगेगा आपको? ठीक है, तो थोड़ा जजमेंट करना उसके लिए उसमें थोड़ा टफ होता है। और अगर हमारे पास उससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें जो है वो इमेज मिलेगा इरेक्ट। सेकेंड एक रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। ठीक है, ये उसका फर्स्ट यूज़ हो गया। सेकेंड यूज़ कहाँ पे होगा? तो कई बार जो आपने मॉल्स देखे होंगे या फिर कुछ छोटी शॉप्स होती हैं वहाँ पे किसी कॉर्नर के ऊपर ऐसे बड़े मिरर लगे हुए होते हैं हाइट के ऊपर। क्यों? क्योंकि उससे उनको बड़ा व्यू देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ से उनको देखने को मिलते हैं। जो शॉपकीपर होगा वो आसानी से सबका ध्यान रख पाएगा कौन क्या कर रहा है उसके शॉप के अंदर। ठीक है, और थर्ड हम उसका यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, कई बार हमने देखा होगा कि कुछ बिल्डिंग्स होती हैं उसके बाहर या फिर रोड के ऊपर कई बार आपको ऐसे मिरर देखने को मिलते हैं जहाँ पे शार्प टर्न होते हैं। तो उससे क्या होगा कि सामने से कौन आ रहा है, साइड से कौन आ रहा है, उस चीज़ आपको यहाँ पे हम इसको देख पाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे फ्रेंड्स जो कॉन्वेक्स मिरर उसको लगाते हैं। ठीक है, कैसे लगाते हैं अगर समझना है तो मान लीजिए कि एक
समझिए कि एक बड़ा फैक्ट्री है, ठीक है, एक बड़ा फैक्ट्री है। सो ये हो गया एक बड़ा फैक्ट्री, और ये हो गया उससे बाहर निकलने का रास्ता। समझने क्या ध्यान से, ये हो गया रोड, यहाँ पे एक रोड है, ठीक है, ये क्रॉसिंग है, समझिए यहाँ पे जो 4 रोड से वो मीट कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक रोड है आ रहा है, यहाँ पे भी एक रोड है, दोनों साइड पे यहाँ पे भी रोड है, ठीक है। तो अगर ये फैक्ट्री है तो वहाँ पे बहुत सारी ट्रक्स आती जाती होगी, ठीक है। अब ये मेन रोड है तो वहाँ भी ट्रक या फिर बाइक या फिर कुछ भी व्हीकल्स आते जाते होंगे। तो जब यहाँ से कोई ट्रक बाहर निकल रहा है इस तरीके से और यहाँ से कोई आ गया तो वहाँ पे दोनों के बीच में एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर यहाँ से कोई पर्सन बाहर निकल रहा है तो उसको यहाँ पे मिरर में दिखेगा कि सामने से कौन आ रहा है, ओके। तो क्या होगा कि वहाँ से जो लाइट रेज आएंगी वो यहाँ से इंसिडेंट होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट, इस यहाँ से जो बाहर निकल रहा है पर्सन उसकी आई में जाएगी, तो देखिएगा कि यहाँ से कोई चीज़ जो है वो आ रही है, कार है या बाइक है, कुछ भी है, ठीक है। तो देख के बाहर निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर। अब क्यों कॉन्वेक्स मिरर का यूज करना, प्लेन मिरर क्यों नहीं चलेगा? तो उसका रीजन ये है फ्रेंड्स कि मान लीजिए हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है और हमारे पास ही एक प्लेन मिरर है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो हमें एक लार्ज फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये कर्व यहाँ पे कर्व्ड है, तो उससे क्या होगा कि हमें यहाँ पे एक लार्ज फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। लेकिन जो हमारा प्लेन मिरर है वो कर्व नहीं होता है, मतलब वो हमें एक स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू देगा, ठीक है। यहाँ से जो आने वाली लाइट रेस होंगी ना फ्रेंड्स इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, वो भी रिफ्लेक्ट होके सामने वाले पर्सन की आई में जाएगी, लेकिन वो ऐसा इस केस में नहीं होगा, मतलब जो हमारा प्लेन मिरर है उसके केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, जो हमारा प्लेन मिरर है उसकी जगह पे हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, क्लियर। सो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा हमने आज जो डिस्कशन किया है, ओके। सो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे लेक्चर्स में समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, इसको आपके फ्रेंड्स और फैमिली में जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। हम प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, हमारा एप्लीकेशन है अद्वैत अचीवर्स, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारा जो वेबसाइट है advaitachievers.com आप उसको भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ओके। जय भारत एंड विद्यार्थी देवो भव।